everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome everyone, कैसे हैं आप सब? I'm sure you must be good. Today we are going to start with a very interesting chapter. I want something in a cage from An Alien Hand book. An Alien Hand, yeah, that is the name of the book, class 7. And this chapter is, as always, again there is something very special about this chapter. Acha, how many of you have pets at home? Especially I am talking about the caged pets. For example, birds hain, ya fishes hain, ya maybe rats, ya rabbits, anything like that. So if you have something like that, if you have any pets like that, I am not talking about dogs and cats, please remember. So if you have someone like that at your place, so you would want to rethink that if you would want to pet them or no after reading this chapter. So let's begin with our chapter. So before you read, what is there? Some information is there for us. Mr. Purcell owns a pet shop. There is constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happy unaware of it. So here we are talking about a man. Who's the man? Mr. Purcell. He is the owner of a shop. और वो shop कैसी है जिसमें वो pets को रखते हैं, birds, rats और dogs, cats and all those creatures. One cold and वहाँ पे there is a constant noise. Obviously अगर एक पेट शॉप है तो उसमें से कितनी सारी आवाज़ें आएंगे ही, चिड़िया की आवाज़ एंड डॉग्स की आवाज़ एंड मे बी कैट्स की आवाज़, तो बहुत सारी नॉइज़ होती है वहाँ पे. ट्विटरिंग का मतलब क्या होता है? द चर्पिंग. ये जो चिड़िया की जो कंटिन्यूस चर्पिंग की आवाज़ होती है उसे ट्विटरिंग कहते हैं. अनअवेयर मीन्स उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था. ही वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट. ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप घड़ी की आवाज़ होती है तो क्या हमारी पूरे टाइम घड़ी की आवाज़ पे नज़र जाती है, ध्यान जाता है? नहीं जाता, क्योंकि हम यूज टू हो गए उससे. सो सिमिलरली ही वॉज ऑल्सो यूज टू विद दैट. One cold morning a strange customer calls. So now who is he? What does he want? We are going to understand from this chapter. So let's begin with our chapter reading. Mr. Purcell. Okay, now this should be capital because it's a proper noun. Mr. Purcell did not believe in ghosts. Okay, Mr. Purcell को भूतों पे कोई विश्वास नहीं था. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of uncanny. So here in this chapter we are going to basically talk about this shopkeeper, the owner of the shop, Mr. Purcell, and a man who comes to his shop to buy something. But अब वो क्या बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से पहले उसे भूतों पे कोई विश्वास नहीं था, लेकिन वंस दिस मैन कम्स एंड बाइज एंड वॉट एवर ही डज, वो जो भी करता है उसके बाद से क्या हो जाता है? ही लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइजेबल, थोड़ा डिफरेंट. डिस्टिंक्ट मतलब थोड़ा अलग. अनकैनी का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही अनयूजुअल है, जो होता नहीं है, तो उसको पहली बार एक बहुत ही अजीब सा, बहुत अलग सा, बहुत अनयूजुअल सा एहसास होता है. एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर. तो डिपार्टेड मीन्स जो चला गया, डिपार्टेड मीन्स टू गो. तो जब उसके कस्टमर चले जाते हैं, देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडेड हॉन्टेड हाउस. तो जब उसके कस्टमर चले जाते हैं तब उसको उस कस्टमर से किस तरीके की स्मेल आ रही होती है वो बता रहा है. लिंगर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आप मान लो कि देयर इज़ अ डॉग एट योर प्लेस, तो वो डॉग भले चले भी जाए तो डॉग की स्मेल बहुत टाइम तक रहती है ना घर में. उसी तरीके से ये जो बंदा था, और इसी मतलब से कोई आदमी है, उसने बहुत अमेजिंग परफ्यूम लगाया तो वो चला भी जाता है, थोड़ी देर तक कमरा महकता रहता है. सो ये बंदा जो कस्टमर था, व्हेन ही लेफ्ट द प्लेस, वो भी एक खुशबू छोड़ के गया था. बट वो खुशबू कैसी थी? इट वॉज अ मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडेंड हॉन्टेड हाउस. अबैंडेंड मतलब जहाँ कोई आता जाता नहीं है, जहाँ पे कोई जाता नहीं है. हॉन्टेड मतलब भूतिया हाउस. सो जिस तरीके से एक घर जो बहुत ही सालों से खाली पड़ा हो, इतना खाली कि ऐसा लगे वो भूतिया घर है, हॉन्टेड हाउस है, तो क्या होता है? तो उधर जैसी स्मेल आती है, ओके, धूल की, मिट्टी की, और काफ़ी बंद रहता है तो वहाँ सफोकेशन होता है, तो उस स्मेल को आप कहते हो मस्टी स्मेल.
ओके तो जब वो चला गया उसके पास से कैसी स्मेल आ रही थी, वो कैसी स्मेल छोड़ के गया था, इस तरीके की स्मेल. नाउ Mr. Purcell was again P capital. Mr. Purcell was a small, fussy man, red cheeks and a tight melon stomach. अब यहाँ पे हम कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन कहते हैं. यहाँ हम अपने कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि मिस्टर पर्सल जो है कैसे दिखते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है, सो दैट व्हेन वी आर रीडिंग द स्टोरी वी कैन विजुअलाइज इट एज वेल. सो मिस्टर पर्सल जो होते हैं वो एक छोटे हैं एंड ही इज़ अ फसी मैन. फसी मतलब जो लोग बहुत पिकी होते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं ये वैसा नहीं होना चाहिए, ओह मैं ये नहीं खा सकता या मैं ये खा सकता हूँ. सो ये इस टाइप के जो लोग होते हैं जो बहुत पिकी होते हैं. लेट्स सी द प्रॉपर मीनिंग. पिकी अबाउट वंस नीड्स और रिक्वायरमेंट्स, हार्ड टू प्लीज, जो बहुत ज़्यादा जल्दी इम्प्रेस नहीं होते बिकॉज दे आर वेरी पिकी. सो ये उस तरीके के एक शॉर्ट एक फसी आदमी है. रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक, तो ये बड़े ही एकदम अमेजिंग सा इनका स्टमक है, एकदम मेलन मतलब एक तरबूजे की तरह इनका स्टमक है. Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. So उन्होंने जो है बहुत ही मोटे मोटे चश्मे पहने हुए हैं. तो ये जो है ये मैग्नीफाइड मतलब बड़ा कर देता है. जैसे हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, अगर उससे आप देखो तो सब चीज़ें कैसी बड़ी दिखती हैं. तो उनके जो ग्लासेस थे जो वो पहनते थे, दे हैड मे बी अ वेरी लाइक बिग पावर और समथिंग. सो उससे उनकी आंखें बड़ी ही मैग्नीफाइड लगती थी. और कैसी लगती थी वो, जैसे आउल की आइज होती हैं उतनी बड़ी बड़ी लगती थी. वाइज एंड जेनियल आउल, जेनियल मीन्स बहुत ही फ्रेंडली एंड चेयरफुल आउल. सो वाइज समझदार, चेयरफुल एंड फ्रेंडली आउल की तरह लगती थी. ही ओन्ड अ पेट शॉप. अब हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये क्या करते थे. ही ओन्ड अ पेट शॉप. ओन्ड मतलब ही वॉज द ओनर ऑफ अ पेट शॉप. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज. अब वो क्या क्या बेचते थे, मंकीज, कैट्स, डॉग्स, एंड ऑल्सो ही डेल्ट इन फिश, फूड एंड बर्ड सीड. सो ये बर्ड्स भी बेचते थे, फिशेस भी बेचते थे. और ये फिश की जो अब इनका जो खाना होता है, जब भी आप किसी पेट शॉप पे जाओगे तो वो आपको ये सब भी प्रोवाइड करते हैं. सो बर्ड सीड हुआ, फिश फूड हुआ, और उसके अलावा जैसे मान लो कि कोई आपने बर्ड ली या कोई कैट लिया, कोई डॉग लिया, या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको कोई एलिमेंट्स हो गए, या उसको खाना नहीं खा रहा है, या बहुत ही अजीब उसको कोई डाइजेशन इश्यूज हो गए, तो वो सबकी रेमेडीज़ भी बताते थे बिकॉज उनका एक्सपीरियंस उस चीज़ में था. He prescribed remedies for ailing canaries and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. So यहाँ पे क्या है, ailing मतलब क्या होता है, in poor health. तो जैसे अगर आपके पास कोई भी पेट है जो कि is in poor health, या canaries का मतलब क्या होता है, small bright yellow bird noticed for its singing. So जैसे या तो जैसे canaries की बात करें, जैसे कोई birds हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने तरफ पे डिस्प्ले करके रखा हुआ था. और उसके अलावा की मतलब वो रेमेडीज़ भी बताते थे. और क्या क्या उन्होंने डिस्प्ले करके रखा था, कैनरीज, और उसके अलावा बहुत सारे केजेस मतलब पिंजरे, बहुत सारे पिंजरे जो थे उनको उन्होंने डिस्प्ले करके रखा हुआ था, शो करके रखा हुआ था. ऑर्नेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही जैसे सजे हुए से, खूबसूरत से. एंड गिल्डेड मतलब क्या होता है, कवर्ड थिनली विद गोल्ड लीफ और गोल्ड पेंट. मतलब आप उसको जब डेकोरेट करते हो तो गोल्ड प्लेटेड पिंजरे थे, सिल्वर कलर के पिंजरे थे, ब्रॉन्ज शेड के पिंजरे थे. तो अलग अलग तरीके के बहुत ब्यूटीफुल पिंजरे उन्होंने पूरी शॉप में सजाए हुए थे. He considered himself something of a professional man. So obviously जब आप किसी भी काम को बहुत पैशनेटली करते हो तो आप अपने आप को एक प्रोफेशनल समझते हो. तो उनको लगता था कि उनकी जो शॉप है वो बहुत प्रोफेशनल है, वो बहुत प्रॉपरली डील करते हैं अपने काम के साथ. A constant stir of movement pervaded his shop. Whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps and sudden squeaks. अब इतने सारे जानवर, इतने सारे बर्ड्स एक साथ होंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, बहुत सारी आवाज़ आएगी, राइट. तो कंटिन्यूसली यहाँ पे आवाज़ होती थी. अच्छा, अब इन वर्ड्स को प्लीज़ अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली. वाई? बिकॉज ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब are talking about the different sounds or the noises made by different kinds of creatures. So let's see. A constant stir of movement. Stir का मतलब क्या होता है, move or cause or move slightly, मतलब
चलता ही रहता था। अ कॉन्स्टेंट स्टर मतलब एक कॉन्स्टेंट गोइंग ऑन ऑफ मूवमेंट। परवेडेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड, वो पूरा वहाँ फैला होता था। परवेडेड का मतलब वो वहाँ फैला होता था। तो एक कंटिन्यूस आवाज़ें तो थी वहाँ, पूरे टाइम चलती रहती थी। विस्पर्ड ट्विटर्स, विस्पर्ड मतलब जो, जब आप चिड़िया बहुत धीरे धीरे बात करती है तो ट्विटर्स उनके जो होते थे। स्लाई रसलिंग, स्लाई रसलिंग का मतलब होता है द साउंड दैट पेपर और लीव्स मेक व्हेन दे मूव। सो अब जब है लीव्स मूव कर रही हैं या वहाँ पे पेपर्स मूव कर रहे हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं हम स्लाई रसलिंग। स्क्वील्स का मतलब क्या होता है? जब चिल्ला रहा है कोई, जैसे किसी ने जोर से चिल्ला दिया। चीप्स का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट हाई स्क्वीकी क्राई मेड बाय अ यंग बर्ड। सो ये भी बर्ड का ही साउंड है। एंड सडन स्क्वीक्स, स्क्वीक्स इज अगेन द सेम थिंग। अचानक से किसने चिल्ला दिया, मतलब अगर आपके घर में कोई चिड़िया है या अगर आपके घर में डॉग्स हैं या कैट्स हैं तो समटाइम्स दे स्क्वीक फॉर नो रीजन। Small feet scampered in frantic circles. Now we are talking about small puppies or small kittens or rats. तो ये जो छोटे छोटे पैरों से वो गोल गोल घूमते हैं ना अपनी अपनी जगह पे, या मतलब there is a lot of noise, there is a lot of movement in that shop. Scampered in frantic circles. Scampered का मतलब क्या होता है? Run with quick light steps, especially through fear or excitement. So when you are excited, जो we are totally talking about animals, okay? So जब animals excited होते हैं या वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो क्या होता है? वो गोल गोल घूमने लग जाते हैं। So here we are talking about those scampered circles. And frantic का मतलब क्या होता है? Distraught with fear, मतलब जब आप घबराए हुए होते हो या anxious होते हो। Frightened. Bewildered, bewildered का मतलब कंफ्यूज्ड होते हो। ब्लाइंडली सीकिंग, मतलब ब्लाइंडली सीकिंग का मतलब क्या है? कुछ ढूंढ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अब आगे जाते हो, बस कुछ ढूंढ रहे हो। अक्रॉस द शेल्फ पर्ल्स दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ। पूरा जो उनका शेल्फ था जहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स रखे हुए थे, एनिमल्स एंड बर्ड्स रखे हुए थे, पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ। पल्स्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो आवाज़ें आती हैं, a single vibration or short burst of sound, electric current, light or other wave. So ये continuously basically इस पूरे पैराग्राफ में ये बताना चाह रहा है, वो शॉप को डिस्क्राइब कर रहा है कि उस शॉप में इतने सारे क्रिएचर्स थे, इतने तरीके की आवाज़ें आती थी और वो पूरे टाइम उस शॉप में मूवमेंट होती ही रहती थी। अच्छा गाइस, इस चैप्टर में यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स विच विल एनहांस योर वोकैबुलरी। सो प्लीज़ सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ट्राई टू यूज़ देम इन योर डेली लाइफ बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू। और ये सारे जो आई थिंक इस पूरे बुक में यही एक चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। चलो लेट्स कंटिन्यू। बट द कस्टमर्स हु केम एंड सेड, aren't they cute? Look at that little cage. They are sweet. अब इतना शोर होता था वहाँ पे, लेकिन जो कस्टमर्स आते थे, आप भी अगर किसी पेट शॉप पे जाओगे तो आप क्या बोलोगे? वाओ व्हाट अ प्रिटी बर्ड, और व्हाट अ क्यूट रैट, ओह सच अ क्यूट किटन। सो वहाँ पे आते थे, वो लोग बात करते थे अबाउट द पेट्स, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट द केजेस, क्योंकि अगर कोई बर्ड खरीद रहा है उसे केज भी खरीदना पड़ेगा। सो वो केजेस की भी बात करते थे कि वाओ कितना प्रिटी केज है। And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically shake his head. So वो जाएंगे, उनका तरीका था एक मिलने का कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने जो हाथ रब करते थे और उनसे एम्पैथेटिकली मतलब क्या होता है? इन अ फोर्सफुल वे। हाँ मतलब अब यार एवरी टाइम कस्टमर्स आर कमिंग एंड समटाइम्स मे बी होता है ना हमारा मन नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी हम, अगर इफ़ आई एम द ओनर ऑफ द शॉप एंड आई एम सेलिंग समथिंग, तो मुझे अपने फेस पे वो स्माइल चिपका के रखनी ही पड़ेगी, चाहे मेरा मन करे या नहीं करे, राइट? सो ही वुड एम्पैथेटिकली शेक हिज हेड। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। Each morning when the routine of opening his shop was completed. Now here we are talking about the daily life, the daily routine of Mr. Purcell. So वो सुबह आते थे, अपनी शॉप ओपन करते थे। It was the proprietor's custom to perch on a high stool. It was the proprietors. Proprietor क्या होता है? The owner of a business. So here who is the proprietor? Proprietor is Mr. Purcell.
तो वो इट वॉज द प्रोप्राइटर्स कस्टम। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एवरी डे व्हेन ही एंटर्ड हिज शॉप, ही ओपनड हिज शॉप, तो पहले वो क्या करते थे, टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल। पर्च का मतलब होता है बैठ जाना, टू सिट ऑन अ हाई स्टूल। एक हाई स्टूल जो होता है, यूजुअली हाई स्टूल कैसा दिखता है, ये इस तरीके से जो होता है वो लंबा सा होता है, ओके, आपकी उसकी हाइट ज़्यादा होती है। And he used to sit on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. So वो क्या करते थे, सुबह उठते ही सबसे पहले आते थे, अपनी शॉप ओपन करते थे, एक बड़े टेबल पे बैठ जाते थे, and he would read his newspaper. Now look at this phrase, digest the day's news. Digest the day's news का मतलब है खा पी के ख़त्म कर देते थे, बेसिकली उस पेपर का कोना कोना पढ़ के खत्म कर देते थे। दिस इज द मीनिंग ऑफ डाइजेस्ट द न्यूज। As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. तो जैसे जैसे वो पढ़ते थे, अब जैसे क्या होता है, जैसे अगर आप कोई सी स्टोरी रीड कर रहे हो या आप न्यूज़पेपर में क्या होता है, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, तो उसमें आप क्या करते हो, कभी आप स्मर्क करते हो ना, हाँ मैंने तो सोचा ही था ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्मर्क करना, मतलब एक सिली वे में जो आप हंसते हो। फ्राउन का मतलब ओ माय गॉड ये हो गया, फ्राउन मतलब जब आपके जो आईब्रोज होते हैं ना वो ऐसे हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं फ्राउन करना। रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, रिफ्लेक्टिवली मतलब थिंकिंग, अच्छा ओके, सो कुछ न्यूज़ होती है उसको पढ़ के आप सोच में पड़ जाते हो, गहरे चिंतन में चले जाते हो, सो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स। रिफ्लेक्टिवली मतलब गहरी सोच में। नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, लाइक ओह अच्छा, उसको बोलते हैं आईब्रोज को लिफ्ट करना। नॉट इन ग्रेव अग्रीमेंट, लाइक ओ यस बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही हुआ, ऐसे करना ही चाहिए था, हाँ हाँ बिल्कुल, तो उसको ग्रेव मतलब एकदम सीरियस अग्रीमेंट में। So basically when he is reading his newspaper, it feels like he is communicating with the entire like all the advertisements, the news and everything, and he is giving his agreement or silent agreement or maybe a nod, some things like that. He read everything, even advice to the love loan and the detailed columns of advertisements. वो उस पेपर को खा पी के पूरा ख़त्म कर देते थे, मतलब एक एक कोना कोना उसका वो रीड करते थे। इवन द एडवाइस टू द लव लॉन, एडवाइस टू द लव लॉन मतलब जैसे कि जो अगर आप खुश नहीं हो लाइफ में या आपको आपका साथी नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। लव लॉन का मतलब होता है अनहैप्पी बिकॉज ऑफ अनरिक्विटेड लव। सो इफ़ यू वांट समथिंग इन लाइफ और आपको नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉलम्स होते हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, दैट हाउ डू यू बिकम हैप्पी, या आपको आपका साथी कैसे मिल सकता है। तो ही यूज्ड टू रीड ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द एडवर्टीजमेंट्स। It was a rough day. Now we are talking about the red letter day. Red letter day मतलब the most important day जिसके बारे में हमारी पूरी स्टोरी है। It was a rough day मतलब बहुत ही अलग सा दिन था। A strong wind blew against the high plate glass windows. बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी, ठीक है। A strong wind blew और वो जब हवा जो थी वो ग्लासेस पे आ रही थी विंडोज़ के, तो वो भी हिल रहे थे। Smoke filled the wintry city and the air was grey with a so this word went down. So basically here what we are saying, a strong wind blew against the high plate glass windows, और उसमें जो था इतना ठंड, बहुत ही ठंड का टाइम था, सो उसमें पूरा जो था वो फॉग हो रहा था, और उसके कारण क्या हुआ, जो पूरे जो ग्लासेस थे वो भी ग्रे शेड के हो गए थे। Having completed his usual tasks, उस दिन भी उन्होंने आए, अपना शॉप को ओपन किया एंड हाई स्टूल पे आके बैठ गए। मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल। अब हमने बैठने के लिए दो वर्ड्स यूज़ किए थे, लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था पर्च एंड अभी हमने किया है यूज़ माउंटेड। माउंटेड मतलब किसी के ऊपर चढ़ के बैठ जाना। And unfolded his morning paper, he adjusted his glasses and glanced at the day's headlines. तो उन्होंने वापस अपना पेपर चालू किया, अपने glasses सेट करे and he started reading the headlines. Chirping and squeaking and mewing vibrated all around him.
तो chirping मतलब we are talking about birds, squeaking we are talking about the rats or other creatures, and mewing is of course cats. इन सब की आवाज़ आ रही थी. It vibrated all around him, मतलब इससे वो जो पूरा जो माहौल था वो चक 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 चल रहा था. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. लेकिन मिस्टर पर्सल को इतने आदी हो चुके थे वो इन सारी आवाज़ों के कि उनको कुछ सुनाई नहीं दिया. उनको जैसे हमें क्लॉक की आवाज़ नहीं आती वैसे ही उनको इनकी आवाज़ें नहीं आती थी, जबकि इतना ज़्यादा शोर होता था उस शॉप में. There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. अच्छा, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो आपका शॉप का जो मेन डोर होता है वहाँ उन्होंने एक बेल लगा दी थी. तो जैसे ही कोई एंटर करता था वो बेल रिंग करती थी. ओके, तो इससे उन्हें पता चल जाता था अगर कोई आ रहा होगा. But this morning, however, for the first time Mr. Purcell could recall, it failed to ring. So for the first time this morning वो नहीं बजी. It failed to ring, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ. Simply he glanced up. तो उनको जैसे हमारे अगर आगे आके कोई खड़ा हो जाता है या कोई हमें कंटिन्यूसली देख रहा होता है तो हमारी नज़रें ऑटोमेटिकली वहाँ चली जाती हैं. तो वो इतने अच्छे से एकदम लीन होके पेपर पढ़ रहे थे. एंड देन सडनली ही लुक्ड अप एंड देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग. सो एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर. ये जो स्ट्रेंजर था ये अंदर जस्ट डोर के अंदर आके खड़ा हुआ था. एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ द थिन एयर. मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कहीं अचानक से आके टपक गया हो. एज इफ प्रकट हो गया हो, क्योंकि उसके आने की तो कोई आवाज़ ही नहीं आई. मटेरियलाइज मतलब बिकम एक्चुअल, लाइक हैपन. एकदम हवा में से गायब हो के ऐसे जादू टाइप्स आ गए हों. द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल. अब वो वहाँ से उतरे. स्लिड ऑफ मतलब उसको धक्का देके साइड कर दिया. फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली unreasonably that the man hated him. So sometimes it happens. जैसे आप कुछ लोगों से मिलते हो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपको उनसे बात करने का मन करता है, आपको लगता है वो आपको बहुत पसंद करते हैं. लेकिन कुछ लोगों से आप मिलते हो तो फॉर नो रीज़न, जब आप हो सकता है पहली बार मिल रहे हो लेकिन आपको उनसे मिलके एक अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती और ये भी लगता है कि यानी शायद वो मुझे पसंद नहीं करता. तो मिस्टर पर्सल के साथ एग्जैक्टली सेम हुआ. उनको क्या लगा जैसे उन्होंने उस आदमी को देखा, सो इंस्टिंक्टिवली मतलब जो हमें हमारा जो कॉन्शियस है, जो हमारी जो सिक्स्थ सेंस होता है वो हमें तुरंत क्या बताता है, हमारा इंस्टिंक्ट हमें क्या बताता है, नहीं यार ये तुम्हें पसंद नहीं करता. अनरीजनेबली बिकॉज देयर वाज नो रीजन, बट ही समहाउ न्यू दैट दिस मैन डजंट लाइक हिम. बट out of habit, he rubbed his hand briskly together, smiled and nodded. Good morning, he beamed. What can I do for you? So, लेकिन अब हैं तो वो शॉप के ओनर, कोई कस्टमर आया तो डील तो करना पड़ेगा, तो अपने हैंड्स रब करके बोलते हैं और गुड मॉर्निंग, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, what can I do for you? Now, before we move ahead, because now the most interesting part of the story is going to start. What happens with the man? I want a cage. I want something in a cage. इसका मतलब क्या है? To know all these things, first we have to understand कि जितना बड़ा है वो समझ में आया या ऐवे ही ऊपर से निकल गया. So we are going to deal with the comprehension check. Let's start. Write true or false against each of the following statements. Very easy question. True or false हम फटाफट कर लेते हैं. Mr. Purcell sold birds, cats, dogs and monkeys. Yes or no? Yes, true. Then he was very concerned about the well-being of the birds and animals in the shop. Was he? Yes or no? अच्छा चलो आप ही लोग बताओगे ये. He was impressed by the customer who bought the 2 doves. Was he impressed? और he felt कि नहीं यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं कर रहा है. We will see about it. He was a successful shop owner, though insensitive and cold as a person. So do you think that he was insensitive and cold as a person? So these are the answers. So the answer is he was very concerned. No, he was least concerned. वो देखते भी नहीं थे, उनको आवाज़ें भी नहीं आती थी. तो he was not very concerned. He was impressed? Not at all. He did not like the customer. And he was a successful shop owner. मतलब शॉप ओनर बहुत अच्छे थे, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल था वो बंदा. मे बी उतना सेंसिटिव नहीं था. तो येस, दिस इज ट्रू. ओके,
Now let's deal with the second question. Why is Mr. Purcell compared to an owl? मिस्टर पर्सल को रिमेंबर जब हम कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि उनकी जो था ही यूज्ड टू वेयर ग्लासेस, जिसमें उनकी आइज जो होती थी वो मैग्नीफाइड हो जाती थी और वो कैसी लगती थी, एक आउल जैसी लगती थी. सो लेट्स सी हाउ वी हैव टू फ्रेम दिस आंसर. Mr. Purcell is compared to an owl because of the large glasses which used to magnify his eyes like an owl's eyes. Same कि वो जो थे वो क्या होता था, वो लार्ज ग्लासेस पहनते थे जो उनकी आइज को मैग्नीफाई कर देता था. कैसे? जैसे कि आउल की आइज होती है उस तरीके से, इस तरीके से मैग्नीफाई कर देता था. राइट. सो नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ pick out words associated with cries of birds. Now if you remember, मैंने तब भी बोला था when we were reading the chapter that remember these words. So the words associated with words, W capital, words associated with cries of birds are whispered, squeal, cheep, twitter, chirping and a lot. Read करोगे तो और भी बहुत सारे words मिलेंगे. Right? And then we have to understand the words which were associated with noise. आवाज से कौन कौन से words associated हैं? Words associated with noise were squeaks, rustling, stir and scampered. So जब हमने chapter read किया था हमने ये सारे words पढ़े थे. Chapter when you will go back, सारे words के meaning भी properly defined हैं. So I'm sure you are done with this particular question. Now what are the words that suggest confusion or fear? So एक था blindly seeking, एक था bewildered. Remember bewildered का मतलब होता है confusion. Blindly seeking मतलब कि वो बंद करके, आंखें बंद करके कुछ ढूंढ रहे हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं है वो क्या ढूंढ रहे हैं, which means nothing but confusion. So done with this. Next question is Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. So what does it refer to? And then Mr. Purcell heard it no more. ये जो it word है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जो कंटिन्यूस आवाज़ें आती थी शॉप से, the chirping, the squeaking, the squealing and everything, उनको वो सब सुनाई नहीं देता था. It refers to the noise produced by the birds and other animals around him. ये सब उनको सुनाई ही नहीं देता था. He was so used to all these things. Why does Mr. Purcell not hear it clearly? Question का second part है कि उनको ये सब सुनाई क्यों नहीं देता था. क्यों नहीं सुनाई देता था? क्योंकि वो इससे आदी हो चुके थे. He was used to this. Let's see the answer. Mr. Purcell doesn't hear it quickly because he was so used to hearing these sounds that it was normal to him like a clock ticking. तो इसको आंसर में हमारे कीवर्ड्स क्या हैं? यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया दैट ही डिड नॉट हियर इट. व्हाई? ही वाज सो यूज्ड टू हियरिंग. यूज्ड टू हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इन दिस आंसर. ही वाज सो यूज्ड टू हियरिंग दोज कि उनको वो एकदम नॉर्मल लगता था जैसे कि एक क्लॉक की टिकिंग. राइट. सो हियर वी आर डन. नाउ हियर वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. And in our next video we are going to continue reading the chapter. So please continue watching and thank you. So the customer here, what are we going to read? The customer here wants something that has wings. He spends his 10 years earning on a pair of birds. What does he do after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. So let's not focus on this, otherwise we will just miss the entire the spice of the story. So let's start reading it. The man's shiny shoes squeaked forwards. So now here the stranger we are talking about, वो जो enter किया था, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके का था. तो उसके shiny shoes थे. Like they squeaked forward मतलब अब वो shiny थे but they used to make some noise, तो वो आगे आए. His suit was cheap. तो उनका जो सूट उसने जो पहना हुआ था वो सस्ता सा था. cheap मतलब सस्ता. इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू. उसकी फिटिंग भी सही नहीं थी. इल फिटिंग मतलब जैसे बड़ा लूज सा था, एकदम उनको फिट नहीं आ रहा था, लेकिन डेफिनेटली नया था. ही हैड अ शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर. शटलिंग ग्लैंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप
शटलिंग मतलब जैसे शटल कंटिन्यूसली इधर उधर होती रहती है ना, वैसे वो कभी इधर देख रहे थे कभी उधर देख रहे थे, और उनके हेयर कैसे थे, एकदम छोटे छोटे कटे हुए थे, एकदम जैसे मिलिट्री हेयर होते हैं ना उस तरीके से। क्लोज क्रॉप्ड हेयर मतलब एकदम जो बारीक बारीक काट दिए होते हैं। Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. उन्होंने पर्सल को देखा भी नहीं, पर्सल आए थे ना, उन्होंने बोला था हाय गुड मॉर्निंग व्हाट डू यू वांट, उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और वो बस पूरी शॉप को ढूंढ रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हो। A nasty morning, volunteered the shopkeeper. अब वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे तो शॉपकीपर को कुछ तो बात करनी थी, तो मिस्टर पर्सल ने क्या कहा, बहुत ही अजीब सी मॉर्निंग हो रही है ना, नास्टी मतलब बहुत ठंड थी, तो अ नास्टी मॉर्निंग राइट, बहुत ही अजीब सा दिन हो रहा है। He clasped both hands across his melanine stomach and smiled importantly. तो उन्होंने क्या किया, एकदम किया, आज तो बहुत ठंड हो रही है करके अपने जो उनका पेट था जो कि मटके जैसा था उसके ऊपर अपने हाथ रखे और वे बहुत ही अजीब सा दिन हो रहा है आज, because he had nothing else to say. What would he do? So then I see by the paper we are in for a cold spell. तो अब उन्होंने क्या बताया, मैंने अभी अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा that we are in for a cold spell. कोल्ड स्पेल मतलब बहुत जोर के ठंड होने वाली है, तो वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल। ओके, नाउ व्हाट इज इट दैट यू वांट, मतलब आपको क्या चाहिए बताओ आप मुझे। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। वो जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर मतलब एक अजनबी आदमी, उस स्ट्रेंजर ने पर्सल को ऐसे देखा जैसे कि पहली बार देखा हो, जबकि वो शॉप में एंटर हुआ, पर्सल उसे ग्रीट कर चुका था, पर्सल उसके से बात कर रहा था, लेकिन उसने अचानक से जैसे वो टोटली लॉस था, जब वो शॉप में आया उसने कुछ नोटिस नहीं किया, मिस्टर पर्सल को नोटिस नहीं किया, ही वॉज लुकिंग एट द शॉप एंड एज ही एंटर्ड ही फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम ही नोटिस्ड मिस्टर पर्सल कि वो उनसे बात कर रहे हैं। ही सेड I want something in a cage. और फाइनली उन्होंने क्या कहा, I want something in a cage. मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो पिंजरे में बंद हो। Something in a cage? Mr. Purcell was a bit confused. उनको लगा something in a cage, अब यहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें, क्या चाहिए तुमको? And he was a bit confused. You mean some sort of pet? उन्होंने बोला अच्छा मतलब आपको कोई एक ऐसा पालतू जानवर चाहिए जो कि केज में बंद हो। I mean what I said. Snapped the man. अब उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला जो मैंने कहा मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। I mean what I said. Snap मतलब एकदम जोर से बोलना, angrily कहना। Something in a cage. Something that is small. तो अब उसने क्या बोला, Yes, I want something in a cage. Something that is small. तो उन्होंने कहा कि yes मुझे चाहिए कोई ऐसी चीज़ जो पिंजरे में बंद हो लेकिन वो छोटी होनी चाहिए। I see. Hastened the storekeeper, not at all certain that he did. ठीक है, I see. hasten का मतलब क्या होता है, be quick to do something. ओह अच्छा ठीक है, मैं जो फटाफट कुछ कर देते हैं। तो उन्होंने उसको समझ में भी नहीं आता शॉपकीपर को, क्योंकि वो बहुत इंटिमिडेटिंग थे, मतलब उनको देख के जो वाइब्रेशंस आ रही थी वो बड़ी अजीब सी वाइब्रेशंस आ रही थी। तो उन्होंने बोला यार ठीक है ओके। एंड देन his eyes narrowed gravely and he pursed his lips. तो उनकी आइस उन्होंने ऐसे नैरो की, मतलब जब अपन सोचने के लिए करते हैं ना तो आइस उन्होंने नैरो करी और पर्स्ड हिज लिप्स मतलब ऐसे दबा लिए उन्होंने अपने लिप्स। नाउ लेट मी थिंक, अ वाइट रैट परहैप्स। तो उन्होंने बोला अच्छा मुझे सोचने दीजिए, कोई छोटी चीज़ जो पिंजरे में है। आप एक सफ़ेद चूहा ले सकते हैं, मेरे पास एक बहुत ही क्यूट वाइट रैट है। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास बहुत ही अमेजिंग वाइट रैट्स हैं। नो सेड द मैन, Not rats, something with wings, something that flies. तो उन्होंने क्या कहा, नहीं मुझे चूहा नहीं चाहिए, I don't want a rat, I want something जिसके पर हों, जिसके विंग्स हों, something that can fly, कोई ऐसी चीज़ जो उड़ सकती है। A bird, exclaimed Mr. Purcell. ये तो चलो अच्छा इन्होंने बता दिया। तो basically what he wanted was he wanted a bird in a cage. उन्होंने बोला of course, now I understood, you need a bird. A bird is all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained 2 snowy birds. उन्होंने बोला हाँ बर्ड चाहिए। तो जो हमारे जो कस्टमर थे उन्होंने
Suddenly, he was looking around. So he looked around and he found a suspended cage. Suspended मतलब लटका हुआ, एक लटका हुआ पिंजरा था जिसके अंदर दो एकदम स्नोई बर्ड्स थी, मतलब स्नोई वाइट, मतलब प्रॉपर एकदम वाइट कलर की दो बर्ड्स थी. Doves, how much for those? तो उन्होंने बोला doves, ये कितने की हैं? जो दो doves हैं, दो birds थी जो उन्हें dove कहते हैं. 550 came the prompt answer. उन्होंने तुरंत बताया 550 की हैं, मतलब $5.50. And a very reasonable price. They are a fine pair. उन्होंने बोला अब क्योंकि वो शॉपकीपर है ऐसे ही तो वो बात करेंगे. उन्होंने क्या बोला? Only 550 और बहुत ही अच्छा प्राइस दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत प्यारी बर्ड्स हैं ये. 550. The man was obviously crestfallen. तो जैसे उसने सुना 550 तो उनका जो सर था वो झुक गया, मतलब वो डिसअपॉइंट हो गए. क्रेस्ट फॉलन मतलब ये जो पार्ट होता है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, तो क्रेस्ट फॉलन, डिसअपॉइंटमेंट. ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल. तो उन्होंने क्या किया, अपने बहुत ही हेजिटेट मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए उन्होंने सिर्फ उनके पास एक $5 का बिल था, मतलब $5 का नोट था. I would like to have these birds, but this is all I have got, just $5. उन्होंने बोला मुझे वो birds चाहिए, but मेरे पास $5 ही हैं, इतना ही है मेरे पास और कुछ नहीं है. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation, which told him that at a 50-cent reduction, he could still reap a tidy profit. तो उन्होंने तुरंत एकदम फटाफट एक कैलकुलेशन किया कि अगर मैंने इसको 550 की जगह $5 में बेच दिया तो भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा. एंड देन ही स्माइल मैग्नेनिमसली मतलब एकदम जेनरसली, बहुत ही खुश होकर, अरे हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल. My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5. तो उन्होंने क्या बोला, my dear man, अगर तुम्हें इतना चाहिए कि वो तुम्हें दो बर्ड्स चाहिए तो एक काम करो, चलो दिया तुम $5 में ले जाओ. I'll take them. He laid his $5 on the counter. उसने क्या किया, उसने बोला यस मुझे चाहिए, और उसने वो जो $5 का जो एक नोट था उसको काउंटर पे रख दिया. काउंटर मतलब जहाँ पे जो डेस्क होती है, जो बिलिंग डेस्क होती है. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the cage and handed it to his customer. Mr. Purcell tottered का मतलब क्या होता है, moved unsteadily. और थोड़े से मोटे से थे ना तो ऐसे कैसे करके मूव किया. अब वो ऊपर हैंग था, वो बड़े छोटे थे, तो टिप्टो मतलब अपने टोस के टिप पे आके ऐसे ऊंचक के उन्होंने उस केज को निकाला एंड उस केज को अपने कस्टमर को दे दिया. The man cocked his head to one side, listening to the constant chittering and the rushing scurry of the shop. The man cocked his head मतलब अब जहाँ से बहुत शोर आ रहा था उन्होंने उस डायरेक्शन में देखा. कॉक्ड मतलब अपना फेस उस डायरेक्शन में मूव किया. ओके, लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप. कंटिन्यूस जो इतनी आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, और रशिंग स्करी, स्करी का मतलब क्या होता है, मतलब जब कोई चीज़ बहुत फटाफट मूव होती है, तो जैसे बर्ड्स हैं वो भी मूव हो रहे हैं और डॉग्स हैं, किचन से सब मूव कर रहे हैं. तो उन्होंने देखा कि सब कितना शोर है यहाँ पे. That noise, he blurted. Doesn't it get you? उन्होंने बोला ये जो आवाज़ है, doesn't it get you मतलब होता है इससे तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं हो जाता, मतलब don't you feel irritated? Noise? What noise? Mr. Purcell looked surprised. Mr. Purcell को तो आदत हो गई थी तो उनको तो वो नॉइस लगती ही नहीं थी. He could hear nothing unusual. उन्हें लगा कौन सी नॉइस की बात कर रहे हो, उनको तो ऐसा कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा है. द कस्टमर ग्लेड. उसने कस्टमर ने एकदम उनको घूरते हुए क्या कहा, आई मीन ऑल दिस केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट. मतलब हर कोई एक जो है पिंजरे में बंद है, इससे आपको अजीब नहीं लगता. मिस्टर पर्सल ड्रू बैक. अब मिस्टर पर्सल को लगा भाई ये आदमी क्या है, और वो थोड़ा पीछे आ गए. ड्रू बैक मतलब थोड़ा पीछे आ गए वो. ईदर दिस मैन वाज इनसेन और ड्रंक. मतलब उनको लगा या तो ये आदमी जो है इनसेन है, मतलब पागल है, दिमाग ख़राब है इसका, और या तो ये ड्रंक है मतलब ये जो है इसने अल्कोहल मतलब पिया हुआ है वो. He said hastily. क्या बोला इन्होंने, yes yes certainly I guess so. अब कुछ और तो था नहीं बोलने का, उसने बोला हाँ हाँ बहुत बहुत अजीब लगता है मुझको. Listen, the staring eyes came closer. अब उन्होंने वो जो कस्टमर था उसने बोला लिसन सुनो, और वो पास आया उनके.
How long do you think it took me to make the $5? अब $5 is almost like, if we talk about in our thing, 125 rupees, maybe 125 rupees. तो उसने बोला तो मुझे ये बताओ ये $5 कमाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा. The merchant wanted to order him out of the shop. उसको लगा यार ये क्या, कौन है यार, ये कौन बंदा है, ये क्यों मैं इसके इस टाइप के स्टूपिड क्वेश्चंस के आंसर दूं, निकालो यार इसको शॉप से. बट ऑडली इनफ ही कुडंट, लेकिन वो शॉपकीपर था, उसकी भी एक रेपुटेशन है जो उसे मेंटेन करना होता है, तो उसने कुछ नहीं कहा. ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, उसने पूछा कि आप ही बता दो, लाइक वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू. तो मतलब ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आपको कितना टाइम लगा ये $5 कमाने में. द अदर लाफ्ड, वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो मैन था, उनका जो कस्टमर था, वो हंसने लगा. 10 years at hard labor, 10 years to earn $5, 50 cents a year. उसने बोला कि मुझे 10 साल लगे हैं ये $5 कमाने में, और वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद. एक साल में मुझे सिर्फ 50 सेंट्स मिलते थे. मतलब एक तरीके से अगर हम अपने इसमें बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक साल में मे बी 10 रुपये, एंड दैट इज़ इट. It was best. Purcell decided to humor him. My, 10 years. That's certainly a long time. तो पर्सल को लगा ऐसा कौन सा जॉब है जिसमें आप 10 साल में से $5 ही कमाते हो. तो उसने बोला ओ माय बहुत टाइम लग गया आपको. तो That's certainly a long time. ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है. Now they give you $5, laughed the man. वो आदमी फिर मतलब अब वो बोल रहा था हाँ ठीक है अब आप जाओ, बोलने वाला था वो, उतने में उसने क्या कहा, वो आपको सिर्फ $5 देते हैं. वापस हंस रहा था वो. एंड अ चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसने क्या कहा, वो आपको एक सिर्फ $5 देते हैं, एक चीप सा सूट देते हैं और बोलते हैं वापस पकड़े मत जाना. इससे क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है दिस मैन फॉर द लास्ट 10 years was living in a prison. He was a prisoner where after really hard labor all he earned was $5. Mr. Purcell mopped his sweating brow. अब उनको ना ये बातें सुन के बड़ा अजीब लग रहा था, तो उनको सर पे पसीना आ रहा था, तो उन्होंने पोछा जो उनके आईब्रोज के ऊपर जो पसीना आ रहा था. नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स. तो उन्होंने क्या बोला, हाँ अब ये जो आपने जो डव्स खरीदे हैं, मिस्टर पर्सल ने बात करना स्टार्ट किया, वो जो आपने जो ये डव्स खरीदे हैं इसके कैसे खिलाना है, कैसे ख्याल रखना है, मैं बता देता हूँ आपको. आई वुड एडवाइस. तो अब वो इससे पहले कि वो एडवाइस देते, वाह मतलब एकदम उसने इग्नोर मोड पे डाल दिया जो स्ट्रेंजर थे, मुझे नहीं सुनना. द मैन स्वंग अराउंड. वो जो आदमी था वो तुरंत मुड़ा एंड स्टॉक्ड एब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर. और वो स्टॉक मतलब जो शॉप थी उससे एकदम से अचानक से ही बाहर निकल गया. पर्सल साइड विद सडन रिलीफ. पर्सल कहा थैंक गॉड गया, ये कौन था पता नहीं. He waddled to the window and stared out. तो तुरंत जो थे, waddled का मतलब क्या होता है, मतलब तुरंत जो थे वो खिड़की के पास गए और देखा कि वो आदमी क्या कर रहा है. Just outside, his peculiar customer had halted. जैसे ही शॉप के बाहर उनके जो कस्टमर थे वो निकले, वो रुक गया वहाँ पे जाते ही. Peculiar का मतलब strange और halted का मतलब होता है रुक जाना. He was holding the cage shoulder high, staring at his purchase. उन्होंने केज को इस तरीके से शोल्डर की लेंथ पे पकड़ा हुआ था और वो उन दोनों बर्ड्स को देख रहे थे. Then opening the cage, he reached inside and drew out one of the doves. फिर उन्होंने केज को खोला, उसका जो दरवाज़ा था वो खोला और अंदर से एक बर्ड को निकाला. He tossed it into the air. और उसको उन्होंने हवा में छोड़ दिया. टॉस का मतलब क्या होता है, मतलब एकदम हल्के तरीके से फेंक देना, थ्रो कर देना, उड़ा देना. He drew out the second and tossed it after the first. उसके बाद उन्होंने दूसरी बर्ड को निकाला और उसको भी उड़ा दिया. They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. They rose like wind-blown balls. मतलब जैसे कि जो
छोटी मोटी रुई होती है या रुई का टुकड़ा होता है या ऐसा कोई बहुत हल्का सा फेदरी सा कुछ होता है, अगर आप बहुत ज़ोर से हवा चल रही है और उनको आपने उड़ा दिया तो वो कितनी जल्दी उड़ के कहीं चले जाते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं। उसी तरीके से जो दोनों बर्ड्स थी ये एकदम हवा में उड़ गई और उसके बाद वहाँ जाके जो पूरी स्मोकी था, बहुत ठंडा वेदर था, वो जाके वहाँ पे डिसअपेयर हो गई। For an instant, the liberator's silent and lifted gaze watched after them. उसके बाद थोड़ी देर तक जो लिबरेटर था, लिबरेटर का मतलब क्या होता है? सेवियर, जो उसको आपको लिबरेट कर देता है, जो आपको फ्री कर देता है, तो थोड़ी देर तक वो उनको देखता ही रहा। गेज वॉच्ड आफ्टर देम, गेज मतलब वो उसको जो है ऊपर अपनी आंखें करके वो देख रहा था। देन ही ड्रॉप द केज, और उसके बाद उन्होंने जो केज था वो वहीं पे फेंक दिया। ही shoved both hands deep in his trouser pockets, hunched down his head and shuffled away. उन्होंने क्या किया, अब अपने जो हाथ थे दोनों अपने ट्राउज़र के पॉकेट्स में डाले और वो वहाँ पे चुपचाप हंच डाउन मतलब शोल्डर्स को ऐसे नीचे किया और वो वहाँ से चलने लग गए। द मर्चेंट्स ब्रो वॉज puckered with perplexity. अब ये जो आदमी था जिसने ये दोनों डव्स बेची थी, उसके ब्रोज वॉज प्यूकर्ड, प्यूकर्ड मतलब वो एकदम फ्राउन करने लग गया कि ये क्या हुआ। परप्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट जस्ट हैपेंड। So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price. उसको लगा ये आदमी इतना ज़्यादा चाहता था कि मुझे वो 2 डव्स चाहिए कि उसने उसे सस्ते में दे दिया। मतलब ठीक है उसे प्रॉफिट हुआ लेकिन फिर भी उसने सस्ते में तो दिया। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और उसने जैसे ही वो वहाँ से शॉप से निकला उसने उड़ा दिए। नाउ वाई, मिस्टर पर्सल मटर्ड, डिड ही डू दैट? ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड। मिस्टर पर्सल को लगा यार ये क्या तरीका था, Why would he do that? मटर्ड मतलब धीरे से जब आप अपने आप से जब बात करते हो। He felt vaguely insulted, मतलब उनको वेगली का मतलब होता है when you are not clear, उनको कुछ समझ नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लगा ये क्या तरीका, जब उड़ाना ही था तो खरीदा क्यों। बट क्यों खरीदा? Here we come to an end of our chapter. What do you think? Why did he do this? He did this because he knew the importance of freedom. For the last 10 years, he was caged. वो उसी तरीके से एक पिंजरे में बंद था जैसे कि वहाँ के सभी जानवर पिंजरे में बंद थे। हर किसी को लाइफ में कुछ मिले या ना मिले उसको फ्रीडम ज़रूर चाहिए। अगर आपको बोला जाए कि आपको आपके घर में रखेंगे और आपके घर में आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, यू वांट पिज़्ज़ास, यू वांट बर्गर्स, यू वांट प्ले स्टेशन, एवरीथिंग, लेकिन आपको उस घर में उस रूम से बाहर जाने को नहीं मिलेगा। आपके रूम में सारी सुविधाएं रहेंगी, इंटरनेट रहेगा, फ़ोन रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन आप उस रूम से बाहर नहीं जा सकते। मे बी यू वुड लाइक इट फॉर 1 डे और 2 days और मे बी 10 days, लेकिन उसके बाद ना घबराहट हो जाएगी एंड यू वुड वांट टू जस्ट गो आउट। तुम बोलोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेट मी ब्रीथ द फ्रेश एयर, लेट मी जस्ट गो आउट, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं अपने हिसाब से सो सकूं, अपने हिसाब से खा सकूं, अपने हिसाब से ज़िंदा रह सकूं। एंड दिस मैन हु हैड बीन लिविंग इन दैट केज, इन दैट जेल फॉर द लास्ट 10 years, उसको इम्पोर्टेंस पता थी फ्रीडम की। एंड दैट इज़ वाई 10 साल में उसने जितने पैसे कमाए थे, $5, द हार्ड अर्नड मनी, ही जस्ट वेंट और उन्होंने उससे 2 चिड़िया खरीदी और उनको उड़ा दिया। बिकॉज मे बी दैट हैड गिवन हिम द सेटिस्फैक्शन कि ये बस कोई बंद नहीं रहना चाहिए, एवरीबडी शुड बी फ्री to live, and that is what is the story all about. Though the shopkeeper could not understand it at all, shopkeeper को समझ में नहीं आया because shopkeeper cannot understand the life that he must have lived, and that is why he was perplexed. He found him peculiar, उनको strange लगा, वो confused थे, लेकिन जो उसने किया वो उसके हिसाब से सबसे सही काम था, किसी को उसने आज़ाद कर दिया। This was our story. I want something in a cage. Now my first question as I started the previous video ki, do you have some pets like this? Do you still want to cage people? Can you imagine yourself in a cage?
क्या तुम्हें केज में रहना पसंद आएगा? नहीं तो तुम क्यों रख रहे हो किसी को केज में? डॉग्स एंड किटन्स, कैट्स, दे आर सपोज टू बी पेट बट नॉट बर्ड्स, नॉट रैट्स, नॉट फिशेस. Let them have their natural habitat. So this is the chapter 6. I want something in a cage, and now we'll move on with the question answers. I hope you understood the chapter well. There were a lot of difficult words. We understood the meaning of each and every word. But before we do the question answers, let's run a quick summary so that question answers करने में हमको काफ़ी help हो जाएगी. So let's start with our summary. Mr. Purcell owned a pet shop. He sold cats and dogs and monkeys. He also sold fish food and bird seed. Mr. Purcell एक ओनर है पेट शॉप के. वो कैट्स एंड डॉग्स और मंकीज को बेचते हैं. उनके पास फिश फूड और बर्ड सीड भी अवेलेबल होता है. द बर्ड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स वर क्लोज्ड अप इन केजेस. ये जितने भी क्रिएचर्स हैं ये सब केजेस में बंद थे. दे मूव्ड अबाउट मैडली इन सर्कल्स. वो पूरे टाइम जो थे चलते रहते थे, घूमते रहते थे. दे मेड अ लॉट ऑफ नॉइस बट मिस्टर पर्सल वॉज यूज टू दैट. वो बहुत सारी नॉइस करते थे लेकिन मिस्टर पर्सल को आदत हो गई थी. Each morning Purcell sat on a high stool behind the counter to read the morning paper. Every morning once he used to open the shop, वो जाते थे, अपने स्टूल पे बैठते थे और अपना मॉर्निंग न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देते थे रीड करना. As he read, he smiled or frowned. मतलब जैसे जैसे वो पेपर पढ़ते थे, he used to make different faces. It was a rough day. A fainted wind was blowing. A bell at the door rang whenever a customer entered the shop. That morning it did not ring. A stranger entered the shop and stood before the owner. So वहाँ पे क्या था, उनके शॉप के मेन डोर पे एक बेल लगी हुई थी. जैसे कोई एंटर होता था वो रिंग करती थी. बहुत ही अजीब सा दिन था. बहुत ज़ोर से हवाएं चल रही थी. बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंड थी. और अचानक से उनकी शॉप में एक आदमी आया लेकिन बेल रिंग नहीं हुई. उनको ऐसा लगा जैसे वो अचानक से कहीं पे अपेयर हो गया. The man wore a cheap, ill-fitting suit. His hair was cut short. He ran his eyes around or at the cages. He said he wanted something in a cage, something small, a bird. तब उसके बाद जब वो मैन अंदर आया तो उसने सब कुछ देखा. वो अलग तरीके से देख रहा था सबको और तब उसने उनसे कहा कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो छोटा हो, कोई बर्ड हो और जो पिंजरे में बंद हो. He pointed to a cage which contained 2 white doves. Purcell demanded the price $5.50. उनको एक 2 white doves थी जो birds थी, वो एक केज में दिखी, बहुत अच्छी लगी. उन्होंने बोला मुझे ये चाहिए. Mr. Purcell he asked for $5.50. लेकिन जो बंदा था उसके पास तो नहीं थे. So he felt sad. He wanted to have those birds but he had only $5. वो चाहता था वो birds लेकिन उसके पास सिर्फ $5 थे. Purcell finalized the deal and handed the cage to his customer. उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं. उसने $5 में ही वो केज बेच दिया and then he gave it to the customer. The man asked Purcell if he was not disturbed by the noise. उसने एक क्वेश्चन किया था कि तुमको ये सब देख के अजीब नहीं लगता, इतनी आवाज़ें सुन के अजीब नहीं लगता. Purcell ने बोला कि मुझे तो कोई आवाज़ ही नहीं आती, मेरे लिए तो ये सब रोज़ की बात है. The stranger then told Purcell that he had earned those $5 after 10 years of hard labor in prison, 50 cents a year. He turned around and walked out of the store. तो उसने बस क्या बोला कि पता है आपको मुझे कितना टाइम लगा ये कमाने, मुझे पूरे 10 साल लग गए. एंड देन उसने वो लिया केज और वो बाहर आ गया. Just outside, he held the cage high and drew out one of the doves and then the second one. जैसे ही वो शॉप के बाहर आए उन्होंने केज को होल्ड किया, ओपन किया उसका दरवाज़ा और दोनों बर्ड्स को उड़ा दिया. He set them free into the air, then he dropped the cage and walked away. उन्होंने दोनों को उड़ाया, अपना पिंजरा वहीं पे फेंक दिया और वो वहाँ से चले गए. Purcell stood perplexed. He wondered why the man had let the birds loose. Anyway, he felt sort of insulted. While he was robbing the pets of their freedom, the stranger had spent his total earning on buying and then liberating them. Now, these 2 lines are very, very, very important. This is the crux of the story. क्यों पर मतलब उनको बहुत वंडर हुआ कि यार ये इसने ऐसे क्यों किया. कंफ्यूज भी थे लेकिन उनको थोड़ा सा इंसल्टेड लगा. क्यों?
क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो इन सारे क्रिएचर्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की आज़ादी को छीन रहे थे. ही रॉब्ड देयर फ्रीडम. और उस बंदे ने अपनी 10 साल की पूरी कमाई जो थी उनको 2 बर्ड्स को आज़ाद करने में पूरी गवा दी. Please, let's read the 2 lines again. While he was robbing the pets of their freedom. Whom are we talking about? We are talking about Mr. Purcell. Mr. Purcell, he was robbing the pets. वो उनकी फ्रीडम को छीन रहे थे. जो स्ट्रेंजर था उसने अपनी टोटल अर्निंग्स जो थी वो कहाँ स्पेंड कर दी? ऑन बाइंग एंड देन लिबरेटिंग देम. लिबरेटिंग मतलब फ्री कर देना, राइट? So this was our summary, and before we move on to the question answers, I hope you are done. You have understood the chapter well. It was a chapter which would have, maybe asked you to think for once that is it important to cage things? Is it important to cage animals? If not, and if you have, just free them. फ्री कर दो, क्योंकि जब हम केज में नहीं रह सकते तो हमें किसी को केज में रखने का भी कोई राइट नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर पर्सल्स शॉप वाज चीयरफुल और डिप्रेसिंग? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. सो नाउ अब पहला क्वेश्चन क्या है कि जो उनका जो मिस्टर पर्सल की जो शॉप थी, जो पेट शॉप थी, उसमें तो कितनी सारी बर्ड्स थी और कितने सारे पेट्स थे, बट व्हाट डू यू थिंक उनका जो पूरा एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो माहौल था, वो चीयरफुल था, हैप्पी था, या बहुत ही डिप्रेसिंग था? वो डिप्रेसिंग ही था, राइट? वो चीयरफुल कैसे हो सकता है? बिकॉज एवरीबडी वाज केज्ड. वो लोग बहुत ज़्यादा चर्पिंग कर रहे थे, बट ऑल ऑफ देम जस्ट वांटेड टू गेट फ्रीडम. वो बाहर निकलना चाहते थे. इतने सारे, आप अगर किसी जेल में जाते, इफ़ यू विल एवर विजिट अ प्रिजन, तो वहाँ का माहौल कैसा होगा? वहाँ पे भी उन्हें खाना मिल रहा है, वहाँ पे भी उन्हें रहने को मिल रहा है, क्या चीयरफुल होगा? नहीं. तो ये भी तो सेम ही जगह थी ना. सो लेट्स रीड आवर आंसर. I think the atmosphere of Mr. Purcell's shop was depressing. It was lifeless. आवाज़ें बहुत थी, but it was depressing, it was lifeless. It was full of the strange sounds made by the birds chirping and moving. No doubt it was full of these sounds. Mr. Purcell was used to the sound, but the customers used to wonder how he puts up with such disturbing noises. मिस्टर पर्सल, वो लोग इतनी ज़्यादा आवाज़ें करते थे. मिस्टर पर्सल को तो आदत थी इन सारी आवाज़ों की, लेकिन जो कस्टमर्स आते थे वो थोड़ी देर में ऐसा फील करने लग जाते थे कि ओ माय गॉड, कितनी आवाज़ है और आप कैसे रह पाते हो इतनी सारी आवाज़ों के साथ. So the answer is that it was depressing, it was lifeless, right? Because they were all caged. I hope you got the answer. Shall we move on? Describe the stranger who came to the pet shop. What did he want? अब हमें डिस्क्राइब करना है, मतलब हम उसके पहले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे कि वो कैसा दिखता था, उसने क्या पहना था, क्या वो लॉस्ट था, क्या वो कुछ सोच रहा था, एंड उसको चाहिए क्या था. ये सारी चीज़ें हमें अपने आंसर में इनकलकेट करनी है, मतलब डालनी है. The stranger who came to the shop was wearing a cheap new suit. First point, what was he wearing? A cheap new suit. He was a prisoner earlier. अब हमें ये तो बताना पड़ेगा कि वो क्या थे. वो एक prisoner थे, वो एक prison में रहते थे. He came to Mr. Purcell's shop and asked for something in a cage. Okay. Now if you would want, अगर मान लो ये लॉन्ग आंसर टाइप में आता है या ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, यू कैन ऑल्सो एड ऑन सर्टेन थिंग्स कि जो ही वॉज वेयरिंग अ चीप न्यू सूट, उनके जो हेयर थे वो एकदम क्रॉप्ड थे, मतलब बहुत ही शॉर्ट हेयर थे. सो यू कुड ऐड शॉर्ट हेयर वाला लाइन कि उनके हेयर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थे, HAIR, उनके हेयर बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे. और क्या था? शाइनी बूट्स. रिमेंबर शाइनी बूट्स. Okay. Now, he was a prisoner earlier. He came to Mr. Purcell's shop and asked for something in a cage. वो Mr. Purcell के shop पे आए और what did he ask for? He asked for something in a cage. He wasn't clear what he exactly wanted. उनको नहीं पता था कि exactly उन्हें क्या चाहिए, but it should have wings and should be in a cage. ऐसा नहीं था उन्हें कोई parrot चाहिए या उन्हें कोई pigeon चाहिए.
ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें कोई एक ऐसा क्रिएचर चाहिए था जिसके विंग्स हों और जो कि एक केज में बंद हो और जो छोटा हो. So this is what we wrote. You can also write this answer like he was looking for something in a cage, a small creature with wings. Simply इतना भी लिख के आ सकते हैं. Now let's see the next answer. What is our question? The man insisted on buying the doves because he was fond of birds. वो जो हमारे स्ट्रेंजर थे, जो हमारा कस्टमर था, क्या उसको डव्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए वो इंसिस्ट कर रहा था कि उसे डव्स चाहिए? डू यू अग्री विद दिस? नो. The man was neither fond of birds nor did he insist on buying the fair doves. ना उसको birds पसंद थी और ना ही उसको वो जो fair, जो white कलर की जो doves थी उनमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. He only wanted some birds in a cage. उसको सिर्फ कुछ बर्ड्स चाहिए थी जो कि केज में बंद हो. उसको ना ही ऐसा कुछ नहीं था, ही वॉज नॉट पिकी कि नहीं उसको यही बर्ड्स चाहिए या यही पिंजरा चाहिए. ही जस्ट वॉन्टेड बर्ड्स इन अ केज. हाउ हैड ही अर्न द $5 ही हैड? ये जो $5 थे उसने कैसे कमाए थे, कहाँ कमाए थे? प्रिजन में कमाए थे, हार्ड लेबर के थ्रू कमाए थे. एवरी ईयर ही गॉट 50 cents एंड इन 10 years ही गॉट $5. नाउ लेट्स रीड. द मैन हैड स्पेंट 10 years इन प्रिजन. 10 साल उसने एक जेल में स्पेंड किए थे. फर्स्ट पॉइंट हो गया. ही हैड टू वर्क हार्ड. अब ये वर्क हार्ड वाला हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया. He was paid only $0.50 per year. Now either you can write $0.50 or you can write 50 cents. So उसको कितने पैसे मिलते थे per year? Only 50 cents or $0.50. He left the jail with just $5 and a cheap suit. और जब वो जेल से निकले तो उनके पास क्या था? सिर्फ $5 और एक cheap suit. So this is how he earned it, right? So we'll talk about that he was in prison for 10 years. And then we'll talk about that he had to work really very hard. He got only 50 cents or $0.50 per year, and when he left after 10 years, he only was given $5 and a cheap suit. Okay. Now next is question number 4. Was the customer interested in the care and feeding of the doves he had bought? If not, why not? अब जो कस्टमर थे, जब उसने तो डव्स को खरीद लिया, सो यू रिमेंबर मिस्टर पर्सल स्टार्टेड टेलिंग हिम कि इसको कैसे इसका ख्याल रखना है, क्या खिलाना है. बट वॉज ही इंटरेस्टेड? नो, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज उनको उसको पालना ही नहीं था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू पेट दोज बर्ड्स, राइट? लेट्स सी दी आंसर. नो, द मैन हैड नो लव और लाइकिंग फॉर द डव्स. उनको कुछ प्यार नहीं था, ना उनको डव्स से कोई बहुत ज़्यादा मतलब था. He did not mean to keep them as pets. This is the most important line. वो नहीं चाहते थे डव को as pets रखना. So he paid no attention to what Mr. Purcell said about the feed and care of birds. इसलिए उन्होंने कोई attention ही नहीं दिया कि आपको birds को कैसे पालना है, कैसे उसको feed करना है, कैसे उसका ख्याल रखना है. Soon after stepping out of the shop, he freed the birds and dropped the cage. और जैसे ही वो शॉप से बाहर निकले थे, उन्होंने जो केज था उसको फेंक दिया और वो वहाँ से, उन्होंने जो बर्ड्स थे उनको उड़ा के केज को फेंक दिया, वो वहाँ से चले गए थे, right? And that is why he was not interested in the care and feed about like all the information that you get when you buy a pet. He was not interested because he wanted to free them. Okay, now this we have to discuss in groups. So I am your group, let's start discussing. Why in your opinion did the man set the doves free? क्यों छोड़ दिया उसने? ये क्वेश्चन हमने जब हम चैप्टर रीड करे थे तब हमने डिस्कस किया था. एंड आई एम श्योर यू रिमेंबर दिस. चलो देखते हैं कैसे लिखना है इस आंसर को. द मैन सेट द डव्स फ्री बिकॉज बीइंग अ प्रिजनर अर्लियर ही अंडरस्टूड व्हाट इट फील्स लाइक टू बी केज्ड. क्योंकि बीइंग अ प्रिजनर अर्लियर, बिकॉज वो एक प्रिजन में ही रहते थे, वो एक प्रिजनर थे, उनको पता था कैसा लगता है जब आपको कोई प्रिजन में रख देता है, किसी केज में रख देता है. He knew the value of freedom. Very, very important line. He knew the value of freedom. He spent all his 10 years hard-earned money on buying 2 doves and then he set them free into the sky. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसने क्या किया. तो उसने क्या किया?
जो 10 इयर्स में उसने हार्ड अर्नड मनी था, हार्ड अर्नड मनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया गया पैसा, उस पैसे को उन्होंने लिया, उस पैसे से उन्होंने 2 बर्ड्स खरीदे और उनको उड़ा दिया, क्योंकि ही न्यू द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम. I hope you got this answer. Let's move ahead. Why did it make Purcell feel vaguely insulted? You remember we discussed this कि Purcell को इतना insulted क्यों लगा? Because उसने इतने सारे जानवरों को केज करके रखा था, उनकी फ्रीडम को छीन लिया था, जॉब की थी उसने उनकी फ्रीडम, और वहीं पे इस आदमी ने, जबकि इसने 10 साल में सिर्फ $5 कमाए, लेकिन आके उसने एक को फ्री कर दिया, राइट? The other person, Mr. Purcell, was robbing their freedom and this man gave them freedom. Mr. Purcell felt insulted because he had reduced the price of the doves and still made profit. उन्होंने जिस तरीके से डव्स को बेचा उसमें भी उन्हें प्रॉफिट हुआ, मतलब मे बी उन्होंने हो सकता है $3 में खरीदा हो या $4 में खरीदा हो, लेकिन उसके बाद भी $1 का तो फ़ायदा हो गया उनको. एंड ही फेल्ट स्मॉल, उन्हें छोटा महसूस हुआ, इन्फीरियर महसूस हुआ टू सी द कस्टमर्स लव फॉर फ्रीडम एंड हिज ग्रेट सेक्रीफाइस. Okay, his love for freedom, he did not want them to be caged, and his great sacrifice मतलब वो जो $5 का जो बिल था, पैसे थे, उससे वो कुछ स्टार्ट कर सकता था, कुछ नहीं तो शायद ठंग का खाना खा सकता था. मिस्टर पर्सल रैन अ शॉप. सो मिस्टर पर्सल जो थे वो एक शॉप चलाते थे. उस शॉप में क्या चीज़ बेचते थे वो? फ्लावर्स, पेट्स, केज्ड वाइल्ड एनिमल्स या डव्स? सो द आंसर इज पेट्स. उनके इसमें अलग अलग तरीके के पेट्स होते थे. नेक्स्ट इज द शॉप वॉज ऑलवेज. अब इतने अलग अलग पेट्स हैं तो शॉप कैसी होगी? नीट एंड क्लीन, नॉइजी, क्राउडेड या क्लोज्ड? शॉप हमेशा नॉइजी हुआ करती थी क्योंकि वहाँ इतने अलग अलग पेट्स थे. द कस्टमर्स प्रेस्ड मिस्टर पर्सल. कस्टमर्स ने मिस्टर पर्सल को प्रेस किया. किस चीज़ के लिए वो प्रेस करते थे? फॉर लुकिंग आफ्टर द पेट्स, कि वो पेट्स का ख्याल रखते हैं. फॉर हिज नीट शॉप, कि उनकी शॉप कितनी क्लीन रहती है. फॉर द लाइवली एटमॉस्फेयर, कि वाओ यहाँ पे कितनी लाइवली है, मतलब कितना शोर होता है यहाँ पे. फॉर बीइंग अ वाइज आउल, या समझदार होने के लिए. द आंसर इज फॉर लुकिंग आफ्टर द पेट्स. वो बोलते थे कितने अच्छे से आप पेट्स का ख्याल रख रहे हो. A strange customer found the shop. लेकिन एक स्ट्रेंज कस्टमर आया एक दिन जिसको वो शॉप लाइवली नहीं लगी. कैसी लगी? हॉन्टेड हाउस, एक भूतिया घर. टू बी अ ह्यूज केव, जैसे कि एक बहुत बड़ी सी गुफा हो. डिप्रेसिंग, जहाँ पे आप बहुत डिप्रेस फील करते हो. या नॉइजी विद द साइज ऑफ पेट्स, मतलब उसको यहाँ बहुत लगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है. उस स्ट्रेंज कस्टमर को वो जगह डिप्रेसिंग लगी थी. कैसी लगी थी? डिप्रेसिंग. द स्ट्रेंजर वॉज, अब ये स्ट्रेंजर कौन था? अ प्रिजनर फॉर 10 years, जो 10 साल से सजा काट के आ रहा था. लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको ह्यूमैनिटी से प्यार था. डेस्परेट बीइंग, कोई एक बहुत ही डेस्परेट इंसान था. या हेल्पलेस लवर था. द आंसर इज वो एक प्रिजनर था जो 10 साल की सजा काट के आ रहा था. ही विश टू बाय डव्स. अब उसका मन क्या था? उसे डव्स खरीदने थे. क्यों खरीदने थे उसे डव्स? क्योंकि वो उनको पका के खाना चाहता था, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो उनको आज़ाद करना चाहता था, या नन ऑफ द अबव? द आंसर इज बिकॉज ही विश टू फ्री देम. वो उनको आज़ाद करना चाहता था क्योंकि उसको फ्रीडम की एक्चुअल इम्पोर्टेंस पता थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर वर्किंग हार्ड एज अ प्रिजनर फॉर 10 years ही हैड अर्नड. एक वो जेल में एक कैदी था और 10 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद उसको कितने पैसे मिले थे? $55, $50, $5 और $20. कितने मिले थे उसे? ओनली $5. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंजर वॉज इंटरेस्टेड. उस स्ट्रेंजर को किस चीज़ में इंटरेस्ट था? शॉपकीपर में, या उसके जो फीडिंग मटेरियल में, या शॉप की मेंटेनेंस में, या उन केज डव्स को आज़ाद करने में? व्हाट इज द आंसर? उसको फ्री करना था उन केज्ड डव्स को. When Mr. Purcell saw the doves liberated, he felt, जब मिस्टर पर्सल ने देखा कि जो डव्स हैं ये आज़ाद हो गई हैं, तब उन्हें क्या लगा? कैसा फील हुआ उनको? बहुत बुरा फील हुआ. मिजरेबल,
पनिश्ड, जैसे किसी ने उन्हें पनिश किया हो, सॉरी फील हुआ कि अरे बेचारी के साथ क्या हुआ, या उनको इंसल्टेड फील हुआ। कैसा फील किया था उन्होंने? उन्हें इंसल्टेड फील हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को केज में रखा था, इसने पहले तो इतना ज़्यादा मांडोली करी, भावतोल किया, और फिर उसको बाद उसको फ्री कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट वे टू सेलिब्रेट हिज फ्रीडम वॉज, उस स्ट्रेंजर के लिए उसके फ्रीडम को सेलिब्रेट करने का सही तरीका क्या था? टू शाउट फॉर दिस फ्रीडम कि मैं आज़ाद हो गया, या टू टेल द पीपल, एक एक को पकड़ पकड़ के बताना अरे मैं फ्री हो गया। टू फ्री टू डव्स, 2 पंछियों को आज़ाद कर देना, और अपने $5 को फेंक देना। क्या किया था उसने? टू फ्री टू डव्स। ही केप्ट इन हिज शेल्व्स, अब ये जो हमारे जो मिस्टर पर्सलर थे, उन्होंने अपनी शेल्व्स में क्या रखे थे? गिल्डेड केजेस, बुक्स, फिश फूड, या ऑल ऑफ द अबव। उन्होंने रखे थे केजेस, गिल्डेड केजेस। What is Mr. Purcell compared to? Mr. Purcell को किस चीज से कंपेयर किया गया है? एक जेंटलमैन, एक फॉक्स, एक आउल, या एक काउमैन? उनको एक आउल से कंपेयर किया गया है कि वो कितने समझदार थे। आफ्टर ओपनिंग हिज शॉप मिस्टर पर्सल जैसे ही अपनी शॉप ओपन करते थे, सबसे पहले क्या करते थे? फीड्स ऑल द क्रिएचर्स ऑफ हिज शॉप, सबसे पहले अपनी शॉप के सारे क्रिएचर्स को खाना खिलाते थे। सेट्स ऑन अ हाई चेयर एंड रीड द न्यूज़पेपर, एक हाई चेयर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। वेट्स फॉर हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स का वेट किया करते थे, या सब कुछ? द आंसर इज वो एक हाई चेयर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। हु स्लिड ऑफ मिस्टर पर्सल्स स्टूल, किसने मिस्टर पर्सल के स्टूल को स्लेड किया? कस्टमर ने, नेबर ने, पर्सल ने, या स्टोर कीपर ने? आंसर इज स्टोर कीपर, जो कि पर्सल ही थे। नेक्स्ट इज इन दैट रफ डे द एयर वॉज गेटिंग ग्रे विद, अब वो एक रफ डे था जिसमें एयर वॉज गेटिंग ग्रे, मतलब पूरा मौसम ग्रे हो रहा था। विथ वॉट? थिक फ्रॉस्ट, स्मोक, डस्ट, या ऑल ऑफ द अबव? थिक फ्रॉस्ट मतलब गहरा कोहरा सा था वहां पे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड द कस्टमर बाय, ये जो इनके स्ट्रेंज कस्टमर आए थे उन्होंने क्या खरीदा था? पैरट्स, रैट्स, स्पैरोज, या डव्स? क्या खरीदा था? डव्स खरीदे थे उन्होंने। द स्ट्रेंजर हु केम टू मिस्टर पर्सल शॉप वोर, अब ये जो स्ट्रेंजर था जो मिस्टर पर्सल की शॉप में आया था, तो इसने क्या पहना हुआ था? एक चीप सूट शाइनी शूज के साथ, प्रॉपरली फिटेड कोट एंड बूट्स, डर्टी शूज एंड सूट, या ऑल ऑफ द अबव? उसने क्या पहना हुआ था? एक चीप सा सूट पहना हुआ था विथ शाइनी शूज। हाउ मच मनी डिड द कस्टमर गिव, अब इस कस्टमर ने कितना पैसा पे किया था? तो $5, $5.50, या $2, या $7? द आंसर इज $5, क्योंकि उसके पास उतने ही थे। मिस्टर पर्सल्स शॉप वॉज वेरी, मिस्टर पर्सल की शॉप कैसी थी? बहुत ज़्यादा क्वाइट थी, बहुत ज़्यादा शांत थी, शैडोई थी और डिप्रेसिंग थी, ब्राइट थी, या ऑल ऑफ द अबव? कैसी थी वो? बहुत ज़्यादा शैडोई और डिप्रेसिंग थी। नेक्स्ट इज मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन, मिस्टर पर्सल को किस चीज़ पे बिलीव नहीं था? गॉड पे, घोस्ट पे, या ब्लैक मैजिक पे? किस में नहीं था? घोस्ट पे। मिस्टर पर्सल हैड, मिस्टर पर्सल के पास क्या था? रेड चीक्स, व्हाइट चीक्स, या ब्राउन चीक्स? आंसर इज रेड चीक्स। मिस्टर पर्सल शॉप वॉज परवेडेड बाय, मिस्टर पर्सल की शॉप में किसने परवेड किया था? ब्राइट लाइट, विस्परिंग साउंड्स ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड्स, एंड लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स? आंसर इज ये जो बर्ड्स और एनिमल्स की विस्परिंग साउंड्स। द स्ट्रेंजर हु केम टू मिस्टर पर्सल शॉप वोर, अब ये जो स्ट्रेंजर था उसने, अभी हमने पढ़ा था, चीप सूट और शाइनी शूज पहने थे उसने। ओके, Whenever a customer came to Mr. Purcell's shop, he always, जब भी एक कस्टमर मिस्टर पर्सल की शॉप पे आता था तो वो क्या करते थे? एकदम उसको एक ग्रीटिंग कार्ड के साथ वेलकम करते थे। Briskly rubbed his hand, smiled and nodded, वो ऐसे करते थे। या put a big smile on his face and shake his hands with the customers, या वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ कस्टमर से हाथ मिलाया करते थे। क्या किया करते थे? He used to briskly rub his hands and smile and nod किया करते थे। When the stranger asked the shopkeeper about the price of the snowy birds, the shopkeeper answered. जब ये हमारे स्ट्रेंज जो कस्टमर थे इन्होंने पूछा ये बर्ड्स कितने की हैं, तो उन्होंने क्या बोला था? $5.50. That's the answer. The man held the cage. अब जब वो आदमी जो था उसने केज को कहाँ पकड़ा था? अपनी आंखों के सामने, shoulder high, या above his head? The answer is shoulder high.
The doves rose in the air. अब जो doves थी वो हवा में कैसे उड़ गई? Like wind blown balls of fluff, gas balloons or a beautiful kite. The answer is wind blown balls of fluff. The liberator's silent gaze watched after them. Who is the liberator? Liberator मतलब जिसने freedom provide की. किसने freedom provide की थी? The strange man ने. And done. So here we are done with this video as well. I'm going to see you soon in my next video where we are going to start with the next chapter. Thank you for watching this video. अगर कोई भी doubt होते हैं तो you can ask me in the comment section and you can watch all these videos on our website magnetbrains.com जहाँ पे you only have to select the class and subject. फिर आप topic select करोगे and आपका video start हो जाएगा. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.